This is पेज नंबर 28 ऑफ एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 21। वो कहते हैं कंपटीशन एग्जाम है, 1 mark is awarded, that means it's +1 for every correct answer and half mark deducted for every wrong answer। ठीक है, तो जयंती ने आंसर किए 120 क्वेश्चन, ठीक है, एंड शी गॉट 90 मार्क्स। अब ये 120 क्वेश्चन जब किए, इसमें से कुछ क्या होंगे सही और कुछ होंगे गलत। कितने सही कितने गलत नहीं पता, तो जो नहीं पता होती चीज को हम क्या लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स और करेक्ट क्वेश्चन हो गए x, एंड लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे y। तो इन x और y में आपस में क्या रिलेशनशिप है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनती है, 120 क्वेश्चन है, 120 से बड़े तो नहीं हो सकते। अगर 120 क्वेश्चन है, उनमें से कुछ सही किए और फिर तो मैक्सिमम तो 120 कर सकते हैं ना वो आंसर। तो x प्लस वाई का सम है 120 +1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, तो फॉर +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो इसमें से उसको x मार्क्स मिले, -½ डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -y/2, x -y/2 is equal to 90। So two equations, two variables. X plus y is equal to 120. 2x minus y is equal to 180. बहुत easily equation solve हो जाएंगी। 3x is equal to 300, x is equal to 100. So 100 questions answered correctly, 20 questions answered wrong. 20 wrong हो गया, तभी 10 मार्क कम होंगे। समझ में आएगा बच्चों सबको ये? तुम्हारे वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे जो लीनियर इक्वेशंस के थे 8.4 का प्रूव दैट 1 पर सीकेंड माइनस tan, ट्रिग्नोमेट्री का है ये, प्रूव है, बुक का तो क्वेश्चन है। 1 प्लस सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। क्या करते हैं इसमें, अब तो रटा होना चाहिए, बुक का ही क्वेश्चन है। तो मुझे बता देना, सारे मैं करती रहूंगी, ठीक है, जब ये लॉक हुआ तो बोल देना। क्या करते हैं इसमें, सीकेंड और tan वाला होता है ना, बुक का क्वेश्चन है ये तो। एग्जांपल 5 स्क्वायरिंग तो तब करोगे जब, हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन सीकेंड और tan है ना, तो हम क्या करते हैं 1 में क्या पुट करते थे, बुक का आपका मेथड है सिंपल, मैंने आपको रटवाया हुआ था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो पुट 1 एज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 3 टर्म्स जहां मिल गई ना, सीकेंड tan है, तो ये सबसे पहला स्टेप ना क्वेश्चन को इतना इजी कर देगा, इसको तो रट्टा ही मार लो। अब दिस इज द ओनली ट्रिक आई कैन टेल यू इन दिस क्वेश्चन। साइन कॉस में चेंज करोगे ना, वो हेल्प नहीं करने वाला जल्दी, तो ये रट्टा मार लो। जब 3 टर्म्स आ गई ना, सीकेंड और tan में है, तो हमेशा सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट कर दो 1 को। अगर कॉस और कॉट में है तो सीकेंड माइनस कॉट पुट कर दो, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो। 3 टर्म्स आ गई, चाहे वो साइन कॉस दिख रहा है ना, 3 टर्म्स में साइन कॉस दिख रहा है, तो उसको सीकेंड और tan में लेकर आ जाओ, इफ वो सीकेंड और tan में आता है, या फिर उसको कुछ सीकेंड और कॉट में लेके आओ, बेस्ड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया, राइट? तो अब आपने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये आ जाएगा सीकेंड माइनस tan इंटू सीकेंड प्लस tan, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा।
ठीक है, अब कॉमन क्या लेंगे? समझ में आ गई ये चीज? अब याद रहेगा ये ये 2 स्टेप का क्वेश्चन हो जाता है। अगर इसमें आप कुछ भी और लगाते हो, बिलीव मी, क्वेश्चन लंबा खिंच जाएगा, 4 स्टेप्स और बन जाएंगे। ये आ गया सीकेंड माइनस टैन। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? साइन एंड कॉस, है ना? अब इसको चेंज कर दो, 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हाँ जी, हो गया ठीक? समझ में आ गया ये अगर पेपर में आता है तो हाई चांसेस है कि आ जाएगा। इसको इस तरीके से करना, बहुत इजीली इससे निकल जाओगे बाहर, अटकोगे नहीं। इसको एक पॉइंट हाईलाइट कर लो, उसको रिमेंबर करना है। जैसे एक टेक्निक होता है ना, बस रट्टा मारना फॉर्मूला को, इसका फॉर्मूला यही है। ठीक है, अब तुम्हारे वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है लेट ए बी अ सीक्वेंस डिफाइंड बाय A1। हाँ हाँ, रुक बोलो। हाँ जी बेटा बोलो। आ जाओ सब बच्चे आए हैं तो। हाँ हाँ, तुम आ जाओ, कोई नहीं। देखो ऐसा सीक्वेंस है, ये एपी नहीं है पहली बात तो। ये आपको आना नहीं चाहिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको आना नहीं चाहिए, क्योंकि एपी नहीं है। इसमें क्या क्या रहा है, उससे आपको A1 और A2 देख लो। कहते उसके बाद कभी भी आते से, अगर आप इसके हिसाब से कभी भी एंड टर्म निकालते हो तो n-1 और n-2 को लेना है। मतलब अगर मैंने फर्स्ट टर्म निकालनी है ना A1, तो ये कहता है A0 और A-1 को ऐड करो। अब A1 के लिए तो हो नहीं सकता, ये A2 में कह रहा है A0 और A1 को ऐड करो। इनकी जगह 2 पुट कर दिया। अगर आपने A1 लिखा तो ये आ जाएगा A1-1 A1-2। पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर आपने A2 पुट किया तो ये आ जाएगा A2-1 प्लस A2-2। तो व्हाट इज A0? नहीं पता। A1 आप निकाल सकते हो। तो जो ये सीक्वेंस चल रहा है ना AN, ये आपको दिया हुआ है कि A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1, और इसके बाद कोई भी टर्म जो होती है n मोर देन 2 के लिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली होती है। AN इज इक्वल टू AN-1 AN-2, और दिया हुआ है कि n जब भी 2 से बड़ा होगा तब। तो A3 में आप क्या निकालोगे? A3 विल बी A2 प्लस A1। ये सीक्वेंस AP नहीं कहलाता, इसको कोई भी सीक्वेंस बोलते हैं। हर सीक्वेंस AP नहीं होता ना, कुछ टेबल्स हैं, कोई कोई नंबर रैंडमली लिखे होते हैं, कोई लॉजिक के साथ लिखे होते हैं। आपने इतने सीक्वेंस देखे होंगे, इतने वो व्हाट्सएप पहुंचवाते हैं कि 43 इज इक्वल टू 9 लिखते हैं ना, ये सब है ना। 57 इज इक्वल टू 14। तो बताओ जी 63 क्या होगा, है ना? तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये भी तो नहीं है, ये लॉजिक है। तो सारे सीक्वेंस जो होते हैं लॉजिक नहीं होते, सारे सीक्वेंस एपी नहीं होते। कुछ जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको हम एपी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2, फिर लिखा 4, फिर लिखा 8। हाँ जी बताओ, पहले डिफरेंस क्या था? 2, फिर क्या था? फिर क्या था? फिर क्या था? अब नेक्स्ट बताना है। अब ये एपी तो नहीं है ना, लेकिन सीक्वेंस है कि जितनी मर्जी टर्म्स आप गेस कर सकते हो, आगे आगे निकाल सकते हो, है ना? तो हर एक सीक्वेंस एपी नहीं होता, लेकिन जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे एपी कहते हैं। तो उसने हमें कोई भी सीक्वेंस दिया, उसका कह दिया कि प्रीवियस प्रीवियस टर्म और उससे पहली वाली टर्म ऐड करोगे जब भी n 2 से बड़ा होगा। तो आपने A3 कहा, A2 प्लस A1। A4 क्या होगा? A3 प्लस A2। तो वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A4 डिवाइड बाय A3। A3 निकाला 1 प्लस 1 2, A4 निकाला 2 प्लस 1 3। तो कहता है 3/2 इज द आंसर। खत्म। ये तो जो तुमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन तो सारे क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है ना? ये आना नहीं चाहिए वैसे पेपर में, क्योंकि एपी नहीं है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो बच्चे ये ना कर लो बार बार,
which term of the progression 20 दिया हुआ है, तो 200 लिखो, नंबर ठीक लिखे हुए 20, 192, 183 और फिर लिखा है 17। ये आंसर गलत है, मैं देख रही क्वेश्चन कहाँ से है। ये वैल्यू सही करवाती हूँ मैं, रुक जाओ। ये एपी भी सही बना हुआ है, मैं करवा देती हूँ, मुझे करवाने में कुछ नहीं, तो मुझे एपी कुछ नहीं मिलना चाहिए। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मैंने कल भी आपको करवाया था, उसके सर ने बनाई है, तो क्या मतलब कोई भी गलती कर सकता है, ये तो मैं नहीं कही ना उसके सर ने बनाई है, ये नहीं बनाई। 201 हाँ जी भैया। तो अब इसके लिए क्या करना है, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये कह रहा है ना, है ना। देख तो क्या करेगा, हमेशा ए एन निकालेगा इसमें, ए एन विल बी 201 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -9, -210 -9 एन आ गया, ये जनरल टर्म आ गया। ठीक है, नेगेटिव करना है, नेगेटिव मतलब जो हमारी ये वाली टर्म है ये लेस देन 0 होनी चाहिए। अब ये होती है लीनियर इनिक्वेशन जो आपको नहीं सॉल्व करनी आती, तो मैं क्या करती हूँ 210 माइनस 9n को इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, देखो ये 0 कब होती है, तो आपके पास n आ जाएगा 210/9, जिसको सॉल्व करके तुमने कहा 70/3, जिसको सॉल्व करके तुमने कहा दिस विल बी 23.33, कि जब n 23.33 होगा ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, है ना। पर मुझे पता है कि टर्म जो है n की वैल्यू 23.3 से नहीं हो सकती, या तो 23 होगी या 24 होगी, तो 23 को करके देखा 210 माइनस 9 इंटू 23, ठीक है, 210 माइनस 903 आ जाएगा, 207 आएगा, 207, ठीक है। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव, मैंने निकाला 823 इज द पॉजिटिव टर्म, 824 चेक करो, 210 माइनस 9 इंटू 24, तो ये होता है 210 माइनस 216, तो 24 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और वो कौन सी नेगेटिव टर्म है, -6, इसकी वैल्यू क्या है -6, ठीक है। इसमें और कौन सा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 500 which are divisible by 7, ये 15 थे बच्चे, हो गया। ऐसे कर दो, बेस्ट रहोगे। नेगेटिव में पता क्या करोगे आप लोग, मैं बताती हूँ, मैं जितना मर्जी सिखा लूँ, आपने फिर भी क्या करना है, -n को यहाँ रख के लिखना है -210, ये हमारा गया कट, और कहना है n इज लेस देन 210, n इज लेस देन 210/9, तो ये जब सॉल्व करके आओगे ये गलत है, ये गलत है, साइन चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव को आपने कैंसिल किया है। ये लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट रूल है जो हम आपको सिखाते हैं, वो एक क्वेश्चन के साथ नहीं सिखाया जाता। आईसीएसई में टॉपिक है लीनियर इक्वेशन का, पूरा टॉपिक लगाते हैं, उसको 50-100 क्वेश्चन करवाते हैं, बाद में बच्चों को याद हो जाता है, क्योंकि उसमें आती है लिखी है, बस नेगेटिव एन आएगा उसको आपने कैंसिल करके साइन चेंज करना है, तो वो आपको मैं जितना मर्जी सिखा दूं प्रैक्टिस करना नहीं होगा। 60th टर्म ऑफ द एपी, चलो निकालो, फाइंड द 60th टर्म ऑफ दिस एपी, 8, 10, 12 so on, if it has total of 60 terms, 60th टर्म निकालो, ठीक है, तो निकाल सकते हो ना। 60th टर्म क्या होगी, 8 प्लस 59 इंटू 2 प्लस 2,
126 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लिखा इसने यार, इफ इट हैज टोटल ऑफ 60 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। 60 से स्टार्ट कर दो, 126 हुआ। A59 आ जाएगा, इसके बाद कॉमन डिफरेंस +2 का है, -2 का हो जाएगा। A58 क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? तो आता है सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट या फोर्थ टर्म या 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, अब वो तो निकाल सकते हो। आपने क्या किया, सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया, तो अब आपका सम ऑफ 10 टर्म्स क्या हो जाएगा, 10/2 126 into 2 plus 10 minus 1 into common differences minus। हाँ, वो भी लगा सकते हो, तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि तुम्हारी वो कौन सी टर्म है, लास्ट वाली 10th प्लेस वाली टर्म कौन सी होगी। A60 A59, तो वो A51 आ जाएगी 10th टर्म। तुम A51 निकालोगे, फिर ऐड करके फाइंड करोगे। बस ये फॉर्मूला लगा दिया कि जो लास्ट 10 टर्म है, इसका मतलब वो AP स्टार्ट होता है 126 से, कॉमन डिफरेंस है -2, और इस सीक्वेंस की या इस एपी की 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। हम एपी लिख रहे थे A1 से, वो कहता है कि 60 लास्ट 10 वाली टर्म्स लो, तो मैंने एपी लिखा है 60 से, उसमें कॉमन डिफरेंस बस रिवर्स हो गया, ठीक है। तो आप ये आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा। अगर वैसे इजी सॉल्व करना चाहते हो तो मैं 5 को कैंसिल नहीं करूंगी, मैं 10 लिखूंगी, 2 को यहाँ से और ये 3 से कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 126 - 9। इट इज लाइक अ वेरी इजी कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1170 यार, ठीक है, हो गया। हाँ, एग्जाम्पल में आती हूँ, कौन सा सर्कल वाले। अच्छा, sin2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a इज ट्रू फॉर, ऑप्शन से वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू हाँ 0 पे आएगा। आपने तो नहीं निकाला, आपने दिया है। अच्छा, 0 तो होता ही है, 30 पे भी होता है, 45 पे भी होता है। देखो ये ना क्वेश्चन लिख लो, ये लिखा हुआ है sin2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, दिस इज ट्रू। ये पता क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है sin2a। तो आप कहते हो 0 डिग्री 30 डिग्री नहीं बच्चे, एक होता है sin2a, तुमने x के साथ लिखा 4, x के साथ लिखा 2 into 2, एक तुम कह रहे हो x² into 2, ठीक है। sin2a मतलब तुमने एंगल को डबल कर दिया, 45 की जगह 90 कर दिया, 60 की जगह 120 कर दिया। साइन स्क्वायर मतलब साइन 60 की वैल्यू डालकर उसको स्क्वायर किया, और इस चीज को हम यहाँ लिख देते, इजी रेफरेंस के लिए, इजी लिखने के लिए, फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, टू स्पीड अप राइटिंग, तो साइन स्क्वायर को ना ऐसे लिखना शुरू कर दिया, साइन स्क्वायर, तो वो ऊपर होता है, ये एंगल के साथ है, एंगल का डबल हुआ, समझ में आ गया। और एक जैसे हुआ साइन एक्स एक्स का स्क्वायर, तो मतलब ये एंगल का स्क्वायर होगा, समझ में आ गया। सारी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए ना सिंबल्स जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। नहीं बच्चे क्यों आएंगे, ठीक है। देखो ना, यूसेज में अगर हमने, मुझे एंगल को स्क्वायर करना था, तो ये मैंने साइन को स्क्वायर किया कि एंगल को स्क्वायर किया है, तो इसी कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ होगा, ये साइन का स्क्वायर जो है वो यहाँ आ गया। क्यों ब्रैकेट्स लगानी हर बार, जब आप देखो जब तुम सॉल्व करते हो, प्रूव करते हो, समटाइम्स इट हैपेंस, आप पता क्या करते हो, जैसे अकुल भी करता है या बहुत बच्चे करते हैं, वो साइन प्लस कॉस, एंगल लिखते ही जल्दी जल्दी में। तो जब ये साइंटिस्ट प्रूव करते थे, मैथमेटिशियंस कुछ चीज प्रूव करते हैं, कोई थ्योरी डेवलप करके आपका ब्रेन चलना शुरू हो जाता है ना, तो यू राइट अ वेरी फास्ट, फटाफट से आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो उससे क्या होता है, क्या लिखा क्या है वो समझ नहीं आता है ना। साइन स्क्वायर लिख रहे हो या साइन का होल स्क्वायर लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आता, तो इससे कंफ्यूजन के लिए सिंबल बनने शुरू हो गए थे, समझ में आ गई थी। तो ये बहुत सालों की, बहुत हजारों सालों की प्रैक्टिस है। मतलब समझो, एक होता है साइन स्क्वायर ए, एक होता है sin2a, है ना, जो आपके काम का मतलब है। तो इसमें क्या है कि रेशियो को स्क्वायर किया हुआ है, और इसमें है कि ये एंगल का डबल किया हुआ है। तो इसमें का ये फॉर्मूला है, ये बताया गया है कि sin2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। आपने 0 पुट किया, ट्रू आया, आपने 30 पुट किया, 2 into 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 30 cos 30, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है।
आपने 45 पुट किया तब भी ट्रू है, और डी ऑप्शन था कि इन तीनों के लिए ट्रू है, तो मैं डी ऑप्शन कर दूंगी एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब हो जाता है ये फॉर्मूला है कि कल मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बता रही हूँ, तो x को मैं -2 लिख दूं या +2 लिखूं या √3+1 लिखूं, हर किसी में आंसर सेम आएगा। साइन 180 जीरो का, हाँ होता है सर। तू आगे मैथ करना ना, फिर समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज अ सर्कल, इट गोज ऑन लाइक दिस। 360 से अब भी हो जाता है, इट्स अ सर्कल। ठीक है, साइकिल होता है, साइक्लिसिटी होती है एंगल्स की। तो ये आपको सिखाते हैं कि इतने सर्कल के बाद रिपीट करेगा। फिर यहाँ पर सभी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पर कॉस नहीं, यहाँ पर टैन नेगेटिव होता है और यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है। तो सारा ये लॉजिकली बहुत बिल्डअप हुआ हुआ है, ये आप जाओगे ना 11th में तब पढ़ोगे जाकर। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं किए हुए, वहां जाके फिर से करोगे, then you'll understand कि how ratios work, how 120 degree was used to come as positive value only, cos 120 नेगेटिव होता है। ठीक है, बहुत लॉजिकली बहुत प्रैक्टिकली चीजें बनी हुई है और यूसेज में है ये, समझ में आ गया। ये जितना मर्जी 725 निकाल ले एंगल, उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। कल आप मिनट से एंगल को ब्रेक करते हो ना, साइन 43 डिग्री 20 मिनट, ये एंगल की वैल्यू भी अपने पास है। समझ में आ गई, क्लियर है इतना? हाँ जी, ये ठीक हो गया। आप बताओ, circumference of a circle is equal to that of square। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Circumference of a circle is equal to that of square। बस यही होगा, इसका आंसर 14:11 है शायद। Circumference of a circle is equal to perimeter of a square। लिख लो इस क्वेश्चन को, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, एक रेडियस या साइड दूसरे टर्म्स में निकालनी। तो रेडियस इज इक्वल टू 2s बाय 5। तो कंपेयर देयर एरिया। तो सर्कल टू स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर। पाई इंटू 4s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इज इक्वल इज टू एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, एक पाई खत्म हो गया, तो 4:पाई आ गया, है ना। 4:22/7, 28:22, 14:11। इसे लिख लो, ये तो बहुत आसान है। AOBC इज अ रेक्टेंगल। हो गया था ना, हाँ ये तो वैसा होना चाहिए था, इतना मुझ पे तुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मुझे बेच नहीं है। इफ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला इसको क्या हो गया, 3x² प्लस 3x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर 0। p की वैल्यू आ गई थी, क्या करोगे, 2/3 पुट करोगे, इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो 4/3 इंटू 3 प्लस 2p/3 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये खत्म हो गया। 12 प्लस 4 कितना हो गया, सॉरी गलत करी मैं, 4/3 है। 4/3 प्लस 4 प्लस 2p/3 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 12 16 प्लस 2p इक्वल टू 0, p की वैल्यू -। अब इस -8 को यहाँ पुट कर दे, 3x² माइनस 8x प्लस 4, पॉलिनोमियल हो गया, इसकी 0 निकाल लो। 30 सेकंड में मैंने करवाया था, हाँ ये करता है। अच्छा चलो, 30 सेकंड से मैंने करवाया था ABCR वाला सर्कमफ्रेंस। उसमें दिया हुआ है राइट ट्रायंगल, उसमें इन सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, बनाओ। एक राइट ट्रायंगल है, उसमें सर्कम सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, यस ठीक है। और ये रेडियस है इसकी। तो प्रूव करना है a प्लस b माइनस c अपॉन 2 इज इक्वल टू r, ये फॉर्मूला होता है। हाँ करवा रहे हैं। तो ये साइड a है
ये साइड बी है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है सी, तो ये आर और ये आर, दिस इज बी माइनस आर, दिस इज ए माइनस आर, ये भी ए माइनस आर, दिस इज बी माइनस आर। समझ में आ गया क्या यूज किया है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल a minus r plus b minus r is equal to c, तो a plus b minus 2r is equal to c, तो a plus b minus c is equal to 2r। समझ में आ गया? ये तो बुक का इक्वेशन 54 वैसे ही बनाया गया। इसमें लिखा है ऑन अ रोडवे पॉइंट ए एंड बी आर लोकेटेड 90 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, माइनस सी बाय 2 इक्वल टू आर। ठीक है, तो एट द सेम टाइम टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी, if they are traveling in same direction, they collide in 9 hours. If they are traveling towards each other, they collide in 9 by 7 hours. Find the speed of each car. तुम्हें फाइंड क्या करने को कहा है? स्पीड ऑफ ईच कार। कितनी कार्स है? 2, तो एक की स्पीड को ले लोगे x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की ले लोगे y किलोमीटर पर आवर, तो दोनों कार्स 9 घंटे चलती है। जो यहाँ से स्टार्ट कर रही है उसका 90 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? एक ने चला 9x, दूसरे ने चला 9y, 9x इज 9y प्लस 9। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, तो दे मीट इन 9 by 7 hours, दोनों 9 by 7 चले हैं। ठीक है, और दोनों ने मिलकर कवर किया है डिस्टेंस कितना? 90। गेट दिस टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, इसको सॉल्व करो और इसके बाद से आंसर तुम्हारा हो गया ना। चल तुम्हारे वाले क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, इसको पकड़ो। 3.4 एग्जाम्पलर का कौन सा क्वेश्चन है? 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये नहीं, और रेलवे टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। ठीक है, तो रिजर्व्ड टिकट है फुल क्लास, फर्स्ट क्लास टिकट, हम्म 120 और ये आ जाएगा x माइनस वाई इज 10 और x प्लस वाई इज 70। ठीक है, ये ले 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40 और y कितना हो जाएगा? 40 किया ना, तो यहाँ पे गया -30। इस क्वेश्चन के ना पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में भेजो। हाँ, कभी कभी बढ़ेंगे ना, सॉल्व करेंगे। एक मिनट दो मिनट। बड़ी गलती पता नहीं, सबसे बड़ी गलती जो ये पता नहीं है ना। हाँ, कैसे पता कर?
पता नहीं तो समझ में आती है बात, मुझे भी पता, तुम्हें नहीं पता, पर पता करो। A railway ticket costs half the full fare, but reservation charges are same on a half ticket as on a full ticket. देखो दो तरह की टिकट्स होती हैं, ठीक है ना। तो टिकट के ना दो तरह के खर्चे हैं, एक तो है फेयर और एक होता है रेजर्वेशन चार्जेस। टिकट ना, ट्रेन टिकट के दो हिस्से होते हैं, एक तो है फेयर, ठीक है, और एक है रेजर्वेशन चार्जेस। तो कहते हैं रेजर्वेशन चार्जेस तो सेम है, लेकिन हाफ टिकट में फेयर जो है, a railway ticket costs half the full fare but reservation charges are same on half ticket as on a full ticket। ठीक हो गया। तो इसमें हम ना, आपका जो फेयर है, अगर मैं उसको y लेकर चलती हूँ, ठीक है, तो लेट द, लिखो, लेट द reservation charge is rupees x, let the fare be equal to rupees y। और जो ये फेयर है, ये किसका है, फुल टिकट का, ठीक है ना। रेलवे टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। तो इसका मतलब हुआ कि जो हाफ टिकट है उसका फेयर भी क्या हो गया, हाफ, और जो फुल टिकट है उसका फेयर क्या हुआ, फुल। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, ठीक है। तो ये जो फेयर है दिस इज फॉर अ फुल टिकट। समझ में आ गया। अब उसने कहा है वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी कॉस्ट ₹2530। ठीक हो गया। तो ये किसका सम आ गया, एक्स प्लस वाई, हाफ टिकट तो नहीं कहा। वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, तो फुल टिकट और हाफ टिकट, इनका सम दे दिया है 3810। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई और हाफ टिकट हो गया एक्स प्लस y/2। अब समझ में आ गया। हाफ टिकट बेसिकली क्या होती है, जो बच्चे होते हैं ना उनकी टिकट्स को हाफ कर देते हैं। प्लेन्स में नहीं होता, ट्रेन में, आजकल ट्रेन ट्रैवल बहुत कम हो गया है। तो व्हेन किड्स बियॉन्ड बिलो अ सर्टेन एज, वो 8 होता है 7 होता है, बिलो अ सर्टेन एज दे ट्रैवल विद द पेरेंट्स, तो उनकी टिकट्स जो है वो हाफ लगती है। वो हाफ टिकट कहते थे। हाफ टिकट का मतलब क्या है कि रिजर्वेशन चार्ज तो सेम होगा, जो फेयर है ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग का फेयर होता है, जैसे बसेस में एक चार्ज फिक्स होता है प्लस आपका डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंगली फेयर आगे पीछे करते हैं, है ना, वही होता है ना जो लगाते हैं, वही चीज है। तो फेयर जो है ना, वो कहते हैं हाफ टिकट में फेयर आधा हो जाता है, रिजर्वेशन चार्ज आधा नहीं होता। तो अगर फुल टिकट है वो होगी एक्स प्लस वाई, हाफ टिकट है वो होगी एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया। जैसे लाइब्रेरी चार्ज है कि अगर बुक नहीं वापस की तो इतना तो पैसे देने पड़ेंगे, बियॉन्ड अ सर्टन डे नहीं वापस की, 7 दिन की, 7 दिन तक इतने चार्जेस है, उसके बाद नहीं है तो पर डे आपके चार्जेस इंक्रीज होते रहेंगे। समझ में आ गया ये क्लियर है बच्चे। अब तो हो जाएगा। हाँ जी, इसके अलावा तुम्हारे वाले खोलना ही। 11th का ना मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ, मतलब इक्वेशंस, वो कैलकुलेशंस बहुत लंबी है उसकी, ठीक है। और 13th भी बता देती हूँ, ये आपके ना सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है अभी वाले में। पहले ये वाला करो, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, टेंजेंट अर्जुन, आपके डाउट्स हैं बच्चे, ओके। ये ऐसे नहीं है ना, ये इधर है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये। इसमें निकालना क्या है, फाइंड एंगल APQ, ये वाला ये एंगल क्या होगा। तो दो ही चीजें क्यों है, तो ये क्या है ना, हाँ।
फिर 9th का सर्कल याद करो, सेंटर पे एंगल दिया हुआ है, सेंटर एंगल, एंगल ऑन द, हाँ तो बस बन गया राइट ट्रायंगल, फिर क्या रह गया बस। क्या क्वेश्चन सॉल्व। 360 से भी क्या करना है, हाँ हाँ ये क्या है, एंगल एट द सेंटर, हाँ ये जो बात, हाँ ये वाला एंगल, बस ये वाला एंगल निकाल सकते हो, हाँ ये वाला एंगल निकाल सकते हो, क्या होगा, और ये कितना है, ये ओ बी क्या है, ओ क्यू क्या है, ये क्या है, ये वाला निकाल सकते हो, ये भी डायमीटर दिख रही है, स्ट्रेट लाइन होगी, सेंटर से पास कर रही है तो, है ना, बाकी तो यही मानोगे, है ना, तो ये आप 180 माइनस 58 भी कर सकते हो, या 180 वैसे भी वही कर रहे हो, लॉजिक वही यूज कर रहे हो, हाँ 80 की 90, क्योंकि ट्रायंगल बना लिया ना बच्चे, एक तो 90 डिग्री है ही है, ये 29, ये 180 माइनस 90 माइनस 29 करती है, मैंने डायरेक्टली वो कर दिया, मतलब दिस इज ऑल अंडरस्टैंडिंग, अगर समझ में आ गया ये चीज, हाँ जी। अब तुम्हारा वाला करो, अ शॉपकीपर, पिक्चर क्लिक करके भेजो ये भी ना, so that everybody has this question, ये ना एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स साड़ी at 8% प्रॉफिट एंड स्वेटर, ये ना सिर्फ कैलकुलेशन वाइज लंबा है क्वेश्चन, और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको ना मुझसे अगर मैं कहूँ अगर पेपर में देना है ना, तो दे शुड नॉट गिव द रेवेन्यू, ठीक है बताती हूँ क्या है, एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, और इन दिस प्रोसेस उसको मिलते हैं पूरे 1008 रुपए, ठीक है, अगर वो सारी 10% प्रॉफिट पे सेल करता और स्वेटर को सेल करता 8% डिस्काउंट पर, तो उसको मिलते 1028 रुपए, तो कहते हैं फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर एंड द साड़ी, साड़ी का कॉस्ट प्राइस और स्वेटर का कॉस्ट प्राइस निकालो, हाँ ये तो डिलीटेड, तो लीनियर इक्वेशन कहाँ डिलीटेड है, लीनियर इक्वेशन बननी है, हाँ तो पढ़कर आए हो ना एट्थ में प्रॉफिट लॉस, जैसे उसने कहा कि मैम इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं हाँ तभी तो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी बी रुपीज एक्स, अगर इसको इजी करके देना है ना, तो आपको ये 100 एंड जो 1008 दिया है ना, ये टोटल रेवेन्यू दे दिया, कितने पैसे आप दे रहे हो, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, अगर वो दे देना तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, अगर किसी ने क्वेश्चन पढ़ना है तो ग्रुप में दिया हुआ ये, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर बी इक्वल टू रुपीज वाई, अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, इसको ना सेलिंग प्राइस दे दी फाइनल की, उसको इतना अमाउंट मिला सेल करने के बाद, तो 8% प्रॉफिट के बाद, 8% प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस बन जाती है 108 है, ये कैसे आया, क्योंकि आप करते हो, हाँ जी सीपी, अब थोड़ी सी 8 याद करो, आरव याद है ना, हिज फर्स्ट क्लास विद मी वाज, कहता मैम ये नहीं आता, मैं समझा के रहूंगी, उसको समझा भी दिया था काफी हद तक, है ना, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तुम्हारी जेब से पैसे जा रहे हैं ना, इसलिए सी क्या होता है समझ नहीं आ रहा, राइट, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये इक्वेशन बनती है, कॉस्ट प्राइस आपने लिया है एक्स, प्रॉफिट लिया है 8%, 8% ऑफ एक्स, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 108% ऑफ एक्स, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चे, क्या, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, परसेंट का मतलब होता है 8/100, और प्रॉफिट परसेंटेज होती है कॉस्ट प्राइस की, आपने कॉस्ट प्राइस क्या लिया है X, ठीक है, अब याद आया, तो आपकी इक्वेशन बनती है 10% डिस्काउंट मतलब -10 हो गया, तो कैन आई से दिस इज 90y/100, जैसे 8 का +8 हुआ, आपने कॉस्ट, इसका 8% प्रॉफिट का मतलब है कि आपने 100 की चीज 108 में बेची,
10% डिस्काउंट का मतलब है कि अगर आपकी 100 की चीज है वो 90 की बिकी है, समझ में आ गया, आप 90 की उसको बेच रहे हो। क्लियर हो गया? तो आपने कहा अगर मेरी कॉस्ट प्राइस एक्स है तो वो 108 एक्स बाय 100 हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस स्वेटर वाई है तो वो हो गया 90 वाई, एंड इतना करने के बाद मुझे मिलेगा 1008। अब कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट 10% होता तो कैन आई से इट विल बी लाइक दिस, डिस्काउंट 8% होता तो कैन आई से इट विल बी लाइक दिस, और तब मिला जाता 1028। द ओनली प्रॉब्लम इज इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन ही हैं जो मुश्किल है। ले जाओ, आपका एक नंबर 108 हो गया, एक 11 हो गया, 110 हो गया। 110 से कर दोगे पर 108 से फिर इसको मल्टीप्लाई करना, इनको करना, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना, वो भी कर लो, फिर भी लंबी कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस लंबी रहेंगी। ठीक है, इसको तुमने 54 कर लिया, 54x प्लस 45y कितना आ जाएगा 504। ठीक है, फिर से अब मल्टीप्लाई, अब 54 है, 9 से कर दिया इसको। ठीक है, या पहले ही 9 हमने कॉमन ले लिया, चलो 9 कॉमन लो इसमें, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, करो 9 से डिवाइड कर, ये ले इसको 9 से डिवाइड कर, तो ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो दिस विल बी 50, 56 आ रहा है ये। हाँ ठीक है, 5600। अब इसमें आ जा, जो काम यहाँ कर लिया वो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप में होगा, आप इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आ जाएगा 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 51400। मैं वही कह रही हूँ, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की और कुछ नहीं है, जो थोड़ी लंबी हो जाती है और नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गया? अगर तुम इसको 5 से कर रहे हो तो यहाँ पर ये 46 तो है ही है, समझ में आ गया? इसको आपने 6 से किया तो यहाँ पर तो 55 है ही। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है और नहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम, हो जाएगा सॉल्व, पर थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होंगी। तो ये मेथड जो है ना, इसको हम करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हाँ वो डिलीटेड है इसीलिए, पर ये क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है ना। चलो, अब आते हैं सुजैन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स। ये मैं क्यों करवा रही हूँ क्योंकि ये आ सकते हैं, नहीं बच्चे एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, तुम भी अपने डाउट्स पर बताते रहो, उधर जाके मत बैठ बच्चे, आगे आता यहाँ आता ना। हाँ तो बिल्कुल ही छुपने वाली बात हो जाती है। अब कौन सा मैं टेस्ट ले रही हूँ? तो टू अ सर्टेन अमाउंट इन टू स्कीम्स ए एंड बी विच ऑफर, देखो दो स्कीम्स है ए और बी, 8% यहाँ मिलता है, 9% का इंटरेस्ट यहाँ मिलता है पर एनम का। और जो ये इंटरेस्ट होता है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड नहीं होगा, इक्वेशन भी बनेगी वरना। he received 1860 as एनुअल इंटरेस्ट। अगर वो अमाउंट इंटरचेंज कर देती, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो वही होता, तो उसको 20 रुपए ज्यादा मिलते। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। However, had she interchanged the amount of investments in the two schemes, she would have received rupees 20 more as interest. So let the amount invested in scheme A be X. Let the amount invested in scheme B be Y. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। 8% इंटरेस्ट मिला, 9% इंटरेस्ट मिला, और वो बनता है 1860। अगर वो इंटरचेंज कर देती कि यहाँ पर y इन्वेस्ट करे और यहाँ पर x इन्वेस्ट करे, तो क्या हो जाता 8y अपॉन 100, 9x अपॉन 100। समझ में आ गया? यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता 8%, मैंने y के साथ लिख दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता 9%, मैंने x के साथ लिख दिया, और 20 रुपए ज्यादा होता। ये इक्वेशन सॉल्व करनी आसान है।
प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये तो वैसे ही बहुत आसान है। नहीं, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्प्लेक्स। 2 3 5। अब ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ना, विजय वाला क्वेश्चन भेजो, ये मैं आपको करवा देती हूँ। ट्राइंगल्स भी करवाती हूँ इसके बाद, तुम भी अपने डाउट बताते रहो। वो तो मीडियन क्लास, मिडिल क्लास और वो है मीन है। जैकेट। विजय वाला क्वेश्चन भेजो, ये बनाना था। सुबह 4 बजे अभी वो बच्चे आएंगे, 9 वाले तब भागना शुरू कर दोगे, तो मैंने भी नहीं खाएगा। कोई ना, ऑर्डर करो कुछ, हम सब खाते हैं। चल, कितनी कह रही हूँ, कर लो ऑर्डर। क्या चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी कर रहा, मैम बैठी तो है। कितना खुश हुआ मुझे। नहीं सीरियसली है, और एनीथिंग एल्स कर ले। अब तो अपॉर्चुनिटी है, बैठ जा। मैं फीस ली है तुमसे, तो तुम ऑर्डर करो है ना। अब सही वाला क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में आया, दिस इज ऑन माय एजेंडा लिस्ट कि मुझे करवाना है ये। तो विजय हैड सम बनानास, ही डिवाइडेड इनटू 2 lots A and B. He sold the first lot at ₹2 for 3 bananas. क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ₹2 में 3 बनाना सेल किए, तो आप मुझे बता सकते हो पर 1 बनाना की कॉस्ट क्या है उसकी। बस इतना सा काम, ठीक है। एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर जो ये लिखा है लंबा थोड़ा पोथी से लिख देते हैं ना, वो क्वेश्चन को बनाता है मुश्किल। एंड देन वी ट्राई टू रीड इट इन फुल। हम पूरी लाइन पढ़ते हैं कि बस हम पढ़े और स्टोरी चले और समझ में आ जाए, पिक्चर देखे और समझ में आ जाए। हाँ, तो ऑलवेज दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ टिप। ये टॉपर टिप जो होती है ना, वो चीज है। और ये बहुत एक्सपर्ट टिप है, राइट। तो ये टिप क्या है कि वेन एवर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, ऑलवेज रीड इन पार्ट। उसकी फ्रेज को फ्रेजेस में पढ़ो, फ्रेजेस क्यों सिखाई गई हैं, उसके 3 3 वर्ड जोड़ के पढ़ो। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आएगा। ये ट्रिक कहीं भी अप्लाई कर लो, साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, कहीं भी अप्लाई करोगे चलेगी आपकी, ठीक है। मुश्किल तब आती है, और जब ऐसा कर रहा है ना वो, ही गॉट टोटल ऑफ ₹400, तो उसको ₹400 मिले,
तो ए और बी में उसने कितने बनानास रखे नहीं पता, तो लेट द नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए बी एक्स। वो देखो उसने बैठे बना दी, वो देखो आ रहा था, है ना, लिखो साथ साथ। वेरी गुड। 2/3x plus y is equal to 400. If we have sold the first lot at ₹1 per banana and second lot at the rate of ₹4 for 5 bananas, तो एक का क्या होता 4/5। ये लो, ये इक्वेशन बन गई और तुम्हारा आंसर ये समझ में आ गया और हो गया 460। अब बताओ ये क्या मुश्किल है, समझ में आ गया ये आपके सैंपल पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बाकी 2 क्वेश्चन करवा लिए। और मेरा रिकॉर्ड बहुत बुरा है, सच में कहती हूँ, लास्ट के 2 सालों से, हाँ, जो कहती हूँ वो आ भी जाता है और जो कह देती हूँ कि नहीं आएगा रहने दो वो पक्का आ जाता है। ठीक है, तो पिछले साल हो चुका है, तो इसलिए अब मैं नहीं कहती कि नहीं आएगा। इफ यू आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि ये सैंपल पेपर में है और आपके एग्जाम्पलर का है, तो ये चांसेस हैं, और इसके जैसे वो इंटरेस्ट वाले भी चांसेस हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हो गया ना इक्वेशंस का। चल साकेत तुम भी अपने नेक्स्ट बताना। हाँ तुम बोलो। अब तुम्हें ट्रायंगल करवाना है ना इसके बाद, तुम मेरे पास आराम से बैठ के 3 बजे 8 बजे के बाद करना। ठीक है, चैप्टर 14। अच्छा बुक का चलो ये कर लो। फाइंड द मीडियन मिसिंग वैल्यूज होती है ना, 1-2 क्वेश्चन करवाती हूँ उसके, ये पेपर में आ जाएगा। इसमें ना द ओनली थिंग इज, एक तो बुक का ही क्वेश्चन है। चलो एपी, एपी के ऑप्शनल, हाँ कोई बात नहीं। क्या भेजा हुआ है ग्रुप में? चलो ये लो, 100 to 200, वो बहुत इजी चीज है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8। ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पेपर में आ जाता है ये। ठीक है, 200 to 300, 300 to 400, बोर्ड तो फिर मेहनत कर ले। स्कूल टीचर्स अगर उन्होंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी डालनी है तो इस केस में डाल देते हैं, 500 to 600 और 600 to 700, 700 से 800, और ये जाएगा 1000 तक। ठीक है, देन यू हैव 2, 5, x, 12, 17, y, 9, 7, 4। अब इसमें आपको दिया हुआ है मीडियन इज 525 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100। पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, अगर 2 मिसिंग वैल्यूज हैं तो आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया ही होगा, चाहे वो मीन है, चाहे वो मीडियन है, चाहे वो मोड है। समझ में आ गया? जहां पर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ गई ना, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज देना बहुत जरूरी है, वरना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ जी, तो ये हम क्या लेंगे, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म करेंगे 2, 7, लिखो साहब 7+x। अब ठीक है, अब समझ में आ गया। सेम गोज फॉर मीडियन ऑल्सो। 76। तो सच में वो आता है कि मैम मैंने ना क्वेश्चन सॉल्व किया, अब उसके आंसर चेक करवा दो। सिंपल अरिथमेटिक के थे क्वेश्चन, वो जो करते हैं ना बोर्ड मार्क्स वाले, कहते बेटा दोबारा से सॉल्व करने थे। कहता हाँ सर 3 बार सॉल्व किए थे और देखो तीनों बार अलग अलग आंसर आए हैं। अब 3 बच्चे आंसर बता रहे हो। हाँ जी, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, x+y = 100। नाउ बेस्ड ऑन दिस मीडियन विच इज 525, अच्छा चल ठीक है बाद में जा, ये ले पता, जा, जा,
हाँ x प्लस वाई 100 लिख दिया, हाँ x प्लस वाई इज 24। सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपकी ये फ्रीक्वेंसी हो गई, हाँ ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये लोअर लिमिट हो गया। और हाँ क्या क्या मीडियन 525 दिया हुआ है। तो हाँ ये कहाँ फिट होता है, कल मीडियन में 425 दे दूंगी तो तुम इसे कहाँ फिक्स करोगे, ये इस वाली क्लास इंटरवल में फिट होता है, ठीक है इसलिए। हम्म, वो मोड में n/2। हाँ टोटल नंबर सिग्मा एफ, तो भी 5.5। वो देख लेना 50 यहाँ पे 11 6 7 8 में 5.5 से अबव। हाँ वो है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। आपने कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लिया, आपके क्लास मार्क्स में से मीन निकालते हो ना, 50 150, हाँ आना तो नहीं चाहिए, 250, ये करते हो ना जब 50 150 250, इसका आंसर है 915। देखो स्टेप डेविएशन अगर कहा है स्कूल में करवाया है, आने का मतलब ये होता है कि अगर स्पेशली कह दिया है कि सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन से ही करना होगा। क्या अभी फिलहाल में इतना मत रखो, क्योंकि क्वेश्चन आप डायरेक्टली एक बार सॉल्व कर लेना उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगी। स्टेप डेविएशन बहुत मुश्किल नहीं है, अगर लिखना है क्वेश्चन तो अभी कर लो ये लो। वो मेरे पास नहीं है अभी, मैं उधर रखा हुआ दे दूंगी बाद में, जा। चलो जैसे इसमें अब मुझे स्टेप डेविएशन लगाना है, ये तो बहुत आसान वाला हो जाएगा ना। वो भी करवाती हूँ। ये देखो ये है 500 टू 520, चलो इसमें स्टेप डेविएशन करते हैं, एक बार कर लो, आपके दोनों मेथड कवर हो जाएंगे। 540 टू 560, 560 टू 580, 580 टू 600, ये मीन निकालना है इसमें, ठीक है फाइन मीन। और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 12 14 8 6 एंड 10। पहले आप क्या निकालोगे, एक्स आई 510 आ जाएगा, 530 550 570 590, ठीक हो गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना ये आसान नहीं है इतना, मतलब ठीक है यू कैन डू इट, बट आई फाइंड इट अ लिटिल ट्रिकी, लिटिल कैलकुलेटिव, ठीक है मेरे लिए प्रोसेस कैलकुलेशन से भरा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, आई अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर आपको एज्यूम्ड मीन आता है ना, आप स्टेप डेविएशन भी बड़े अच्छे से कर सकते हो, समझ में आ गया। एज्यूम्ड मीन क्या कहता है कि अपनी कैलकुलेशंस को आसान करना है, सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान करो। तो आपने जो एक्स आई निकाला है ना, इसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो एज एज्यूम्ड मीन। तो हमने लिख लिया लेट एज्यूम्ड मीन, ये सारी की सारी चीज कैलकुलेशन बेस्ड थी, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। आपने एक वैल्यू ले ली जिसको आपने मान लिया एज्यूम्ड मीन, और फिर करो एक्स आई माइनस ए, जिसे हम कहते हैं डेविएशन, डी आई डेविएशन, कि इस मीन से वैल्यू कितनी डेविएट हो रही है, कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। और ये हो जाएगा -40 -20, यही ना, 0 20 40। तो अब आपने कहा हाँ जी अब नंबर सही हो गए, अब मैं इन्हें प्लस माइनस आराम से कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपका जो एज्यूम्ड मीन कहता है ना, वो कहता है सिर्फ एज्यूम कर लो, उसके बाद हाँ नहीं पहले नेगेटिव, 5 1 10 -50, ठीक हो गया। हाँ वो कर लेते हो। अब ये समझ में आ गया, पहले ये देखो 120 और 400, ये समझ में आ गया। सब डेविएशन ये है हमारा एज्यूम्ड मीन,
ठीक है। अभी भी आपके 12 और 4, जिसको 12 का टेबल मल्टीप्लाई करना, जैसे ये चीज आप मल्टीप्लाई करोगे या एडिशन करते हो, स्टिल यू विल नीड सम कैलकुलेशंस। ओरली नहीं ऐड हो रहा आपका, ओरली मतलब 5 8 9 ऐसे करके ऐड नहीं हो रहा। ठीक है। अब तो कर सकते हो ना, क्या करोगे, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। हाँ, बुक का ही है, कर तो लो इसको। समझ में आ गया ये? ठीक है, ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब आते हैं व्हाट इज, अगर दे दिया तो बस, क्योंकि स्टेप डेविएशन कभी कभी मेंशन कर दिया जाता है जब स्पेसिफिकली डिलीटेड नहीं है, तो उसके लिए करवा रही हूँ। तब आप किसी और मेथड से करके आओगे तो वो गलत मान देंगे आपका। अब मुझे कहा गया है कि यूज द स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस को आसान करता है और कोई काम नहीं है। अर्जुन देखो अब क्या करोगे, तुमने देखे डेविएशन जब निकाली ना, स्टेप डेविएशन क्या करता है कि यार ये तो सारे 20 के मल्टीपल्स है। तो आप क्या करते हो, आप एक कॉमन फैक्टर लेते हो h, विच इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर ऑफ दीज डेविएशन। मैंने 20 ले लिया, और अब आपने di को डिवाइड कर दिया इस h से, और इसको लिख लिया ui। कि अब मैं अगर 40 40 चल रही थी, तो अब मैंने क्या किया है, जैसे हम स्टेप्स चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, 1 1 स्टेप करके चढ़ रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 2 स्टेप करके चढ़ रहे हैं। एंड देयर आर लेजेंड्स जो 3 3 भी करके चढ़ते हैं, है ना। जिसके बच्चे होते हैं वो चढ़ाते हैं कि 3 स्टेप्स हमने चढ़ दिया, लेजेंड होते हैं ना। हाँ, वो उसको देख रहा है। हाँ उसे तुम्हें देखा और इशारा किया। तो क्या कर रहे हो बेसिकली, आप कर क्या रहे हो, आप अपनी स्ट्राइड को बड़ी कर रहे हो। स्टेप डेविएशन क्या हुआ कि आपने अपने स्टेप को बड़ा कर दिया। जो चीज आप 40 में कवर कर रहे थे, आपने 20 के दो दो ब्लॉक मिला के कवर कर दिया। आपने 10 ब्रिक्स उठाकर दूसरी तरफ रखनी है, एक बच्चा आएगा वो एक एक ब्रिक उठा रहा है, दूसरा क्या करेगा, 5 का एक बंडल बनाएगा, 2 बंडल्स में रखाया, तीसरे ने क्या किया, 10 की 10 उठाकर रख दिया। तो हमने वो बंडल बना लिया स्टेप्स का। समझ में आया? स्टेप डिविजन क्या है, कि मैंने अब ये जो डिस्टेंस कवर करना है 40 का, मैंने 20 दो हिस्सों में कर लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 2। अब ये और ये मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, यू आई एफ आई, ये सारा काम हम कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। -24 -14 0 6 और 20। अब मुझे सिर्फ इसको ओरली ऐड करना है। 38 में से 26 निकाल दो, 38 में से 26 निकालो, -12। सारा काम कैलकुलेशन का है, और ये फॉर्मूला बहुत लॉजिकली बना है। आप क्या करेंगे, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, जो ये कॉमन से डिवाइड किया था उससे जाके मल्टीप्लाई कर। तुम कितना क्लियर हो गया? हाँ जी, ज्यूम्ड मीन सब्डिविजन क्लियर हो गया ना? इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ नहीं समझ में आया? अब आते हैं चैप्टर 3 तक हमने डाउट्स ले लिए। चैप्टर 4 का तुम्हारा कौन सा कह रहे हो, है अभी? एग्जाम्पल 17, पोल हैज टू बी इरेक्टेड। डायग्राम तो कुछ भी नहीं है उसमें। कहते हैं एक सर्कुलर पाथ है, इसमें एक पोल को इरेक्ट करना है। ठीक है, पोल भी कहाँ पर, ऑन द बाउंड्री, और उसके डायमीटर आपको दी हुई है 13, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। ए एंड बी डायमीटर्स के है, तो पोल जो किया, ये गेट है, यहाँ पर है। तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज 7। इक्वल नहीं है ना बच्चे, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज 7। यहाँ से डिस्टेंस x है, यहाँ से y है, तो x माइनस वाई इज 7। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बिकॉज दिस इज द डायमीटर, ये 90 डिग्री हो गया और ये 30। एफ पाइथागोरस से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है बी, तो ये इसी का एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। समझ में आ गया? मैं भेजती हूँ, चेक करती हूँ, ये हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें लिखा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। दामिर, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, निकालो पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 10। डिस्टेंस कौन सा, 132। आ सकते हैं, करवाते हैं, मेरे को फॉरवर्ड कर दो।
वेस्ट है, आप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, सबसे बेस्ट है, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। ये तुमने मुझे भेजा हुआ है, हाँ ठीक है, फिर मैंने लिखे हुए हैं यार ये तो। मेरी राइटिंग है ये। हाँ जी। क्या? तुम ले लो, ब्रेक ना करो, बाकी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। क्यों? यहाँ बैठ को शांत से, शांत से कान बंद करके बैठ जाओ, वो भी ब्रेक होती है। तुम ये क्वेश्चन ही कर जाओ, पहले तो वो करो, 10th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ ये। चलो ब्रेक चाहिए तुम्हें। पेज 88 क्वेश्चन नंबर 10, बुक का ही क्वेश्चन है, निकालो चलो बुक, ब्रेक चाहिए। हाँ, हो गए डाउट? सारे हो गए? तो पूछ लो फटाफट से। ये क्वेश्चन कर लो तब तक, ये प्रैक्टिस ही होती है कि आता है कि नहीं आता। अब ये रैंडमली जो मैं करवा रही हूँ ना क्वेश्चन, सच में कह रही हूँ मैं, अब आपको ऐसे नहीं बैठा रही हूँ, एनसीईआरटी का है। अगर किसी का डाउट है तो आप ये देखो मुझसे रेस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking an average speed of express train is 11 kilometers per hour more than the passenger train. Find the पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को ले लिया x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन को क्या ले लेंगे, x+11। डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस इज 1 आवर, एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रही है। ठीक है, तो 132/x, हाँ -132 अब ये चेक करना होता है कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। और हाँ, नेक्स्ट स्टेप में जब कैलकुलेशन पे जैसे हमें विश्वास नहीं है अपनी कैलकुलेशन पे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको सॉल्व करके चेक करो कि मेरा आंसर सही आता है कि नहीं। 132x प्लस 132 × 11 माइनस 132x इज इक्वल टू x × x+11। तो ये कैंसिल हो गया, तो x² प्लस 11x माइनस 132 × 11। अब यहाँ पर सोचो मुझसे फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं, तो कौन से होंगे, 12 एंड, ये तो इसको करो ना, 12 × 11 × 11, तो 4 × 3 × 11 × 11। नहीं 4 नहीं है, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। 3.7 ऑप्शनल का, फिर पहले तो ये वाला करूंगी उसके बाद। हाँ, छोटा बिल्कुल। हाँ आना चाहिए। हाँ, क्या हो गया? चलो ये क्वेश्चन करो जो साकेत ने भेजा, ग्रुप में भेजा, ग्रुप में भेजा, पर्सनल भेजा है? बस, पर्सनल भेजा। चलो, मैंने क्या शर्म आती है, ग्रुप में भेज दोगे तो। हाँ, दे दिया मैंने, बता आपको। चलो ये क्वेश्चन जो भी भेजा है ना, ये कर लो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, 11 सर्कल है, ड्रॉ करो, फिगर देखो बच्चे। O is the center of this circle। सर्कल की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर। T is a point such that OT is 13 centimeter and OT intersects circle at E।
AB is the tangent to the circle at E. Find the length of AB. ये ले सकते हैं। अच्छा, आपने ये लिया, ये दिया हुआ है आपको एंगल 90, ठीक है। दिस इज ओटी 13 सेंटीमीटर, तो टीपी की वैल्यू क्या होगी? 12 आ जाएगी, ठीक है ना, ये सबका निकल गया। समझ में आ गया? टीपी की वैल्यू है 12। जो मैंने ग्रुप में भेजा अभी ना आपको, समझ में आ गया इसमें? फिर आपने इसको एक्स लिया और ये एक्स है, इसको वाई लिया और ये वाई है। सिमिलैरिटी चलेगी, ठीक है। कैसे? ये एंगल देखो दोनों में कॉमन है, ये 90 है और ये 90 है। समझ में आ गया? तो मैं दो ट्राइंगल्स लिखूंगी, सारे मैं अब इरेज कर रही हूँ, सब कुछ हटा रही हूँ, ये एक्स और वाई का। इसमें सिमिलैरिटी चलती है कैसे? मैं लिखूंगी ट्राइंगल ए ई टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ पी टी। कर सकते हैं ना? टीपी कॉमन, पी एंगल 90, ई एंगल 90, ठीक है। बस यही चीज इसमें चलेगी। समझ में आ गया? कुछ नहीं काम आ रहा इसमें, कोई पाइथागोरस और नहीं चल रही। हाँ। हम्म। तो ए ई की वैल्यू निकाल दी, इसको आपने एक्स रखा था, चलो ये एक्स रख लो, और ये वाई रखा था, है ना। तो ओपी की वैल्यू कितनी है? 5। ईटी की वैल्यू कितनी है? 13 - 5 हो गया, 8। पीटी की वैल्यू कितनी है? 20/3। सिर्फ मैंने आपको ना सिमिलैरिटी करवाई थी ना इसमें, सिर्फ इसलिए ही करवाई थी। हाँ। हम्म। ठीक हो गया? जैसे आपने इसको सॉल्व किया वैसे दूसरे वाले को भी कर सकते हो। तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 20/2। ये भी ठीक हो गया? समझ में आएगा? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, जब तुम बताओ तुम्हारा वाला कौन सा था एग्जाम्पल? 3.7 का। चलो करो ये वाला क्वेश्चन 3.7 का। क्वेश्चन नंबर 8, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, फिफ्थ। अच्छा, इन ट्रायंगल एबीसी देखो फिफ्थ क्वेश्चन, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। फाइंड द 3 एंगल्स। 3 एंगल्स है,
ए और बी को मैंने ले लिया एक्स एंड वाई क्योंकि सम दिया हुआ है। मैं नहीं कहूंगी, और अगर आ गई तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, तो एक्स प्लस वाई प्लस सी जो है वो हो गया सी वाई इज इक्वल टू 180। एंगल सी क्या है, सी वाई। और एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी वाई। 20 आ रहा है। 180, 120 एरिया का तो सर्कल। हमारा और डाउट क्या है, एपी को छोड़कर इसके अलावा ट्राइंगल और एरियाज ऑफ अ सर्कल के डाउट किसके हैं। आज भी कौन सा डाउट है तुम्हारे। चैप्टर 8 में है। ट्रिग्नोमेट्री कर लो, एग्जाम्पलर भी करवाती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का डाउट बताओ, आ जाओ। 8 पॉइंट चैप्टर का कौन सा। ये ना इजी क्वेश्चन नहीं है। ये मैं तुम्हें ना अलग से यहाँ पे करवाऊंगी, यहाँ नहीं सॉल्व करूंगी, मैं पेपर में करवा देती हूँ। अच्छा, ये रेशियो ऑफ एम्थ टर्म, ये भी मुश्किल वाला क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स, चलो। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन S1 S2 S3। एन टर्म्स का सम दिया हुआ है तीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, S1 S2 S3। फर्स्ट टर्म ऑफ ईच टर्म इज यूनिटी, मतलब सबकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस है इसका 1, इसका 2, इसका 3। प्रूव दैट S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 S2। हाँ हाँ, एन टर्म्स का सम निकालोगे। इसका एन टर्म्स S1 क्या हुआ, n/2, 2 × 1 प्लस n-1 × 1। S2 क्या हुआ, n/2, 2 × 1 प्लस n-1 × 2। और S3 क्या हुआ, n/2, हाँ जी क्यों नहीं लिख रहे हम, 2 × 1। हाँ हाँ, सबका एन टर्म्स का सम दिया हुआ है ना। अब इस वैल्यू से मैं पुट करनी है, ये लिख लिया। अब S1 प्लस S3 पुट करो। S1 तुम करोगे n/2, 2 प्लस n-1। S3 में लिखोगे n/2, 2 प्लस 3n-3। ठीक है, n/2 कॉमन ले लिया, तो ये n+1 है, यहाँ पर 3n-1 है। 4n × n/2 हो गया, और ये आ जाएगा 2n²। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2s2 लिख देती हूँ। ये क्या है, सॉल्व इसको, n/2, 2 प्लस 2n-2। इसको मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, n²। तो ये 2 × n², लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है ना।
हाँ कर लो कर लो, नोट करने लो। ये cos 4 अल्फा ना, तो दो एंगल्स हैं आपके। तो उसको भी करने हैं सर्कल ट्राइंगल के। ठीक है। हाँ जी। आशवी आप बोलो, कौन सा डाउट है आप ट्रिग्नोमेट्री के? हाँ चैप्टर 9 एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन सबको आता है। एग्जाम्पलर में, एग्जाम्पलर में चैप्टर 9। हाँ, कहाँ से लेके? हाँ, बलून वाला क्वेश्चन। अच्छा, वो जो आगे बढ़ रहा है बलून, ठीक है। एक मिनट। cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन 4 अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। चलो, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मुझे बताओ। बलून वाला क्वेश्चन करवाती हूँ। क्लाउड वाला क्वेश्चन आता है? पहले बुक का बलून वाला क्वेश्चन देखो, वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। वो आपको आएगा एरोप्लेन वाला क्वेश्चन। आता है? हम्म, वही बलून जैसा बलून होता है 3600 वाला। वो तुम्हारी, क्या बोल रहा है ये? तुम चाहे 50 मिनट बैठ दो तब भी तुम कहोगे जाने दो। वो ले आएगा तो मैं बैठ बड़ी। ठीक है, अब तुम चुपचाप से पहले ना बुक का क्वेश्चन निकालो। वो क्लाउड वाला क्वेश्चन, चल वो बलून वाला क्वेश्चन बुक का। हाँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। 500 क्वेश्चन वाला कौन सा भेजा था? बाहर कौन से, इस वाले ग्रुप में था? हाँ, जो मैंने 500 क्वेश्चन भेजे हुए तुमने इसको भेज दिए, तो मिले ना ग्रुप से। और तो नहीं चाहिए। तो घर जाने में है क्या? डाउट्स नहीं है और कुछ? तुमने खुद का बलून वाला क्वेश्चन कर, कौन सा वाला क्वेश्चन है तुम्हारा? एग्जाम्पलर का 9.4 क्वेश्चन क्या है, बोलो। ऐसे जो सेमी पेरीमीटर कल करवाया था ना ये। बोलो बोलो। ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। देखो वो क्वेश्चन कौन सा कह रही है, तुम्हें तो, मुझे क्या पता कौन सा है। चैप्टर 9 में से 9.4 में। हाँ, ये करवाया करवाना है, देखो ये लो। आ जाओ। एस डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। बीसी की वैल्यू ए है।
सेमी पेरीमीटर वाला। ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है। ट्राइंगल एबीसी, बीसी की वैल्यू ए, सीए की वैल्यू बी और एसी की वैल्यू सी। इफ सर्कल टचेस द साइड बीसी सीए एंड AB at DEF, तो प्रूव दैट BD इज इक्वल टू S माइनस B। सेमी पेरीमीटर होता क्या है? A प्लस B प्लस C बाय 2, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। सर्कल अंदर बना हुआ है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं? ठीक है, ये ले लिया x, ये भी ले लिया x, ये लिया y, ये लिया y, ये लिया z और ये भी लिया z। फिर आपको क्या पता है? x प्लस जेड इज इक्वल टू सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, y प्लस जेड इज इक्वल टू बी। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसी जब कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं? तीनों ही, जब आपके तीन वेरिएबल दो दो करके घूम जाते हैं तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 या x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा वहां पे जाके। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2? दिस इज सेमी पेरीमीटर। तो वो आपको कहता है x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास आ गया एज s। तो x वैल्यू निकाले ना, bd की वैल्यू क्या है निकालने के लिए? bd x एक तरफ रखा, s माइनस वाई प्लस जेड हो गया। तो अब बताओ y प्लस जेड किसके इक्वल है? ये रहा y प्लस जेड b के इक्वल। तो x इज इक्वल टू s माइनस बी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ये तो फॉर्मूला बेस आ गया ना कि a प्लस बी प्लस सी करके कर दिया उसने। उससे सिंपल सी चीज चाहिए आपको, ये 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, राइट? तीन ट्राइंगल्स की साइड में नंबर देकर दे दे और कहे कि जो बीडी की लेंथ है वो निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन तब हो जाएगा। सेम 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल लिखना है। यहाँ पे ये एक्स एक्स मार्क कर दोगे, वाई वाई जेड जेड, फिर एक्स प्लस जेड, फिर ये तीन क्वेश्चन लिखोगे इन तीनों को ऐड करके। देन यूल राइट दिस, नंबर आ जाएगा। फिर आपको सिर्फ जो आपको चाहिए एक्स या वाई या जेड उसकी वैल्यू बतानी। वो भी करवाती हूँ। ये हो गया क्लियर? और डाउट है तुम्हारा? यू वांट टू गो तुम्हारा? बलून वाला क्वेश्चन और क्लाउड वाला क्वेश्चन करना है? करवाते हैं। हाँ बोलो आशीष। वो 12 वाला करवाते 9.4 का। हाँ ये वाला कर लो, ये पेपर में आया हुआ है, ये बोर्ड में आया हुआ है आपके। इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी, इसको क्वेश्चन बता दो कौन सा है। बोर्ड में आया हुआ है, फाइनल्स में आया हुआ है तुम्हारे, ये बोर्ड क्वेश्चन है ये। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री है। अ सर्कल इज ड्रॉन विद ए बी एज डायमीटर इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेन्यूज AC एट P। इंटरसेक्ट तो कहीं भी कर सकते हैं, बाइसेक्ट मिड पॉइंट पर। So intersects the circle at point P. Prove that tangent at P bisects BC. B पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की, इट बाइसेक्ट्स BC। हाँ नहीं, टेंजेंट एट P बाइसेक्ट्स BC। रेशियो 1/2 आ जाएगी, करो कैसे? टू प्रूव है, टू प्रूव करना है L बाइसेक्ट्स BC।
ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ 90, a circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse at P. तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्टिंग हाइपोटेन्यूज AC एंड P लिखा है कि at P है? प्रूव दैट टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P। ये कर सकते हैं वाली बात मत सोचो, आप करके दिखाओ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसको रीजन आउट करो, प्रॉपरली बनाओ कि ये मुझे है 1/2 आना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं चीज करनी हमने। हाँ, एट P लिखा है ना? हाँ, ये पॉइंट D ले लिया, तो बेसिकली BD इज इक्वल टू DP आ जाएगा। देखो दो ही चीजें तुमने यूज की हुई है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही चीजें यूज करते हो। रेडियस फ्रॉम tangent from external point, radius and tangent are perpendicular, angle in a semicircle is 90 degree। तुमने लिख लिया BD is equal to DP, आ गया। Angle in a semicircle, AB is the diameter। एक मिनट यार, एक मिनट, एक 45 कैसे हो गया? रेडियस कहाँ है ये? तो कह रहे हैं बिना मतलब ना सोचा करो कि ऐसे 45 हो गया, कैसे हो गया, वो प्रॉपरली उसको रीजन आउट करो। ये x और x आ गया, दिस इज 2x, ठीक है, दिस इज 90 माइनस x, ये 90 डिग्री है, तो दिस इज 90 माइनस x। अब आपने तो केवल एंगल निकालना है, द मोमेंट आई से दिस इज 90 माइनस x, आ गया, आ गया, 90 माइनस x आ गया। और ये चलो, तो इसमें पता क्या ये चीज नहीं चाहिए जो तुम्हें ये हम ना भी ले चलो, ठीक है, नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो यूज नहीं मतलब हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आई एम टेकिंग इज दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल, DP और BD आपस में इक्वल है, तो ये x हुआ और ये x हुआ, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे एंगल इक्वल, ये 90 माइनस x आ गया, ये कितना आ गया एंगल, एक्सटर्नल एंगल है, दिस इज 2x, इस वाले ट्राइंगल का दिस इज 2x। अब तुम ये ट्राइंगल पूरा कर रही हो, ठीक है, तो 180 माइनस 90 माइनस x माइनस 2x, 180 माइनस 90 प्लस x माइनस 2x, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस x, ये एंगल आ गया। तो DP इज इक्वल टू CD, और DP आप BD को पहले ही कह रहे हो इक्वल होगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो आपस में ये इक्वल आ गया, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ B। ये वाला क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन था कि जब आपका सर्कल ड्रॉ होता है, मैं देख लूंगी वो लास्ट के पेपर में आया होगा। हाँ जी, किसको तो जाना है? डाउट नहीं है, जाना है बस, ये दोनों जाओ, दोनों भी जाना है, जाओ, वो मैं करवाती हूँ। हाँ, वो प्रिंट होगा दे दूँ, अभी बैठे कर लोगे दोनों, वो फिर मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, और क्या है। हाँ, वो सब मैं समझाती हूँ, फिर तुम्हारे रूट 3 वाले हो जाएंगे। पेपर तुम्हें भेजो, रुक जाओ, सैम्पल पेपर 3 एक भेजा हुआ है, सैम्पल पेपर 4 भेज दो यार, एक बार तो करने दे, रुक जा।
हाँ, प्रूफ भी करना है कि नहीं घर पे करना है? जाओ फिर, अभी करवा दो, ठीक है। मैंने सैम्पल पेपर 4 भेजा है। इन केस यू नीड द आंसर्स फॉर दैट, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है आंसर्स, ये तो सॉल्यूशन ही है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्या हो गया तेरी ज्योमेट्री को? हाँ, लास्ट ईयर शी वाज द वन, इसको क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी का मैं करवाती थी क्लास में, पहले सॉल्व कर लेती थी, है ना? तो क्या हो गया आज? क्यों कंफ्यूजिंग है? सच में तुम नहीं थी, तुम्हारा ब्रेन ज्योमेट्री में बहुत फास्ट था, दिस आई अप्रिशिएटेड इन यू। हाँ, आई अप्रिशिएटेड दिस इन यू एंड आई रियली सेड कि उसको ज्योमेट्री समझ में आती है, और जिसको ज्योमेट्री समझ में आ जाए ना, वो मैथ्स मतलब कर लेता है। हाँ, वो मेहनत करती है, वो बेचारी लगी रहती है ज्योमेट्री में, फिर कहेगी मैम समझ नहीं आया। फिगर्स को समझना सबसे मुश्किल काम होता है, और तुम्हारा ब्रेन तुमने जंग लगा लिया इस आधे साल में। सच में कह रही हूँ। ठीक है, तुम ज्योमेट्री मिनटों में समझती थी, विदाउट इवन आई यूज्ड टू ड्रॉ द फिगर एंड देन शी यूज्ड टू गेट द आंसर कि मैम ऐसे हो जाएगा सॉल्व। ये गिफ्ट होता है, टैलेंट होता है, या कुछ एक ब्रेन के हमारे वायर्स होते हैं जो ठीक हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता तो वो नहीं करेगा। सिर्फ आपने थोड़ा सा उसको ओपन माइंडेडली क्वेश्चन को देखना होता है, एंड उस क्वेश्चन में अपनी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको लगाना होता है। ठीक है, ज्योमेट्री समझ में आती है आराम से, जैसे अब उसने कहा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, फिर हमने डीपी और सीबी कैसे इक्वल किया, उस साके तो जल्दी समझ में आ गया, यू गॉट कंफ्यूज, है ना? तो अब देखो कि क्यों एंगल्स लिए तो क्यों साइड्स आ गई, वो सिर्फ एक रिलेशन है जो हमें आपस में मैच करना है, राइट? चलो, अब हमारे पास आता है प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। लिखो इस क्वेश्चन को। हाँ, बलून वाला बस इसके बाद इनको भेज दो, इन दोनों को भेज दो ना। प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल, तुम्हें यहाँ पर बैठ कर टेस्ट देना है। यहीं पे करोगे तो मैं तुम्हें ला देती हूँ वो, जैसे शीट प्रिंट किया है। कर लो। हाँ, देना। हाँ, करवा देते। प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। हाँ, जो मैंने भेजा है। 3 घंटे, जितनी मर्जी देर बैठ कर दो यहाँ पर, स्टार्ट तो करो। हाँ, घर तो ग्रुप में भेज दिया, करते रहो। हाँ हाँ, काम नहीं हम जाते, ठीक है इसका। 7 पेजेस का मैं तुम्हारा भी प्रिंट कर देती हूँ, लो। दोबारा करते हैं। प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल, तो हम क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम रूट थ्री इज rational where root 3 is equal to P upon Q, root 3 is equal to P and Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। अब ये a by b तुम्हारे ग्रुप स्कूल में कहा था, मार्क्स कट कर गए थे, तो वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट रीजन। हाँ हाँ, तो इसको फिर a by b लिख लो, ये लो। अब ये क्यों a by b लिखना है मुझे समझ नहीं आया था। ठीक है, पता नहीं क्यों है, दिस इज अ वेरी स्टूपिड रीजन टू कट योर मार्क्स, आई डोंट नो। ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स सच दैट, बस इसको बी नॉट इक्वल टू 0 करना है। अब करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3। बेसिकली ये लिखना चाहते हैं हम, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 और a is divisible by 3, therefore a is equal to 3m where m is non-negative integer। ठीक हो गया? where is non-negative नहीं, m is any integer, non-negative नहीं होगा, m is any integer। नेगेटिव क्योंकि रैशनल में पॉजिटिव भी ले सकते हो ना, नेगेटिव आते हैं। हाँ, m is any integer ही है बेटा, नॉन नेगेटिव तो वो उसकी आदत पड़ी हुई है। किसकी आदत है, कुछ था उसमें नॉन नेगेटिव, चलो वो छोड़ दो। ठीक है, a इज इक्वल टू 3m, राइट? तो a की जगह 3m पुट किया,
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो 9m स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आ गया, ये कट गया, इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो हम लिख देंगे बी स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर, और यहीं से मैं अज्यूम कर लूंगी या बता दूंगी कि b इज डिविजिबल बाय 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हम लिख रहे हैं a and b both are divisible by 3, और a and b both, हाँ जी, और both are divisible by 3, मैंने भी रट्टा ही मारा हुआ है, बट ये है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि क्या लिख रहे हैं, राइट। a and b both are divisible by 3, this contradicts our assumption, कौन सी, that a and b are co-prime, that a and b are co-prime, ये तो जरूरी है लिखना। that contradicts our assumption that a and b are co-prime, ये समझ लो, ये assumption को contradict कर रहा है, and this contradiction has arisen, this contradiction has arisen from our incorrect assumption। ये आपकी ना बुक की लाइन है, इसको लिख लेना, बुक में ना ये दिया हुआ है प्रूफ में, प्रूफ दैट √5 √3 दिया हुआ है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। हाँ जी बोलो, 3 + 2 √3, that √3 is irrational। मैं लेकर आती हूँ नीचे से पेपर, ठीक है, इन दोनों से दो कॉपीज हो जाएंगी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक आता है √3 + 4 + 2 √3 इज इरेशनल, तो इसको लिखते हैं, लेट अस अज्यूम दिस इज रैशनल of the form a by b, a and b are co-prime integers, b is not equal to 0, तो 4 + 2 √3 is equal to a upon b लिख दोगे, 2 √3 is equal to a upon b -4, √3 is equal to half a upon b -4, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, a -4b by b, √3 is equal to half a -4b by b, या √3 is equal to a -4b by 2b। तो आप इसमें राइट हैंड साइड जो ये वाली कहते हो, क्योंकि a b आपके इंटीजर्स हैं, अब समझने की बात ये होती है कि a and b are integers, therefore this number is rational, and we already know that √3 is irrational, rational cannot be equal to irrational, assumption is false, and this assumption has, this contradiction has arisen because of incorrect, बेटा बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर पेज 113 पे, this contradicts the fact that a and b have no prime factors, ये लिखा हुआ other than 1, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √2 is irrational, या जो rational वो लिखकर so we conclude, तो ये लाइन लिख देना, this contradicts our assumption, ठीक है, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ सैंपल पेपर, वो कर लोगे घर पे, ठीक है। इसके अलावा किसी को डाउट है और मतलब तुम्हें वही वाला, ये तो लंबा सेशन है, इसको मैं सॉल्व करके भेज दूंगी तुम्हें, हाँ ना, 2 एंगल्स के साथ नहीं आएगी आप आइडेंटिटी, एक सिंगल एंगल के साथ आएगी, ठीक है, हाँ करवाती हूँ, एक मैम को पेपर ला के देते हैं, आपकी को मिला दो पेपर, पेपर दूसरे फ्रेंड लेकर आना।